नमस्कार बच्चों। लास्ट जो 2 वीडियो में हमने बात की थी तुर्की शासन की। तुर्की शासन से पहले हम आए थे इतिहास के काल निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। हमने उस पर डिस्कस किया कि इतिहास के काल निर्धारण के यदि सामाजिक आधार होते हैं तो क्या वो सही है, यदि वो भ्रामक है तो क्यों है, यदि वो तर्कपूर्ण है, युक्तिपूर्ण है तो क्यों है। और अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिसने उस पूरे काल को अपने उस प्रभाव से, उस घटना के प्रभाव से यदि प्रभावित करती हुई चली है तो हम उस घटना से भी उस काल निर्धारण को जान सकते हैं। ये बात प्रारंभ हुई थी जेम्स मिल के भारतीय इतिहास लेखन में जो नामकरण हुआ है उससे। तो मिल का नामकरण हमने देख लिया, उसके पीछे का मंतव्य हमने देख लिया कि किस तरीके से जेम्स मिल एक चूँकि अंग्रेजी इतिहासकार था, उसकी दृष्टि औपनिवेशिक दृष्टि थी और औपनिवेशिक दृष्टि से प्रभावित होकर उसने भारतीय इतिहास के काल को हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल की संज्ञा दी। मैं पहले बता चुकी थी कि उसके काल निर्धारण से एक औपनिवेशिक साम्राज्य की दुर्गंध हमें यूँ दिखती है कि जो व्यक्ति हिंदू काल और मुस्लिम काल कह रहा है तो कायदे से और तर्क से उसे तीसरे काल का नाम अंग्रेजी काल रखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं रखा। इसके पीछे के कारण मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिमों का एकीकरण सबसे बड़ा कारण था इस पुनर्लेखन का, इतिहास के पुनर्लेखन का, ताकि किस तरीके से हिंदुओं को वो मुसलमानों के खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं और मुस्लिमों को किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ प्रयोग कर सकते थे, ताकि आगे आने वाले इस तरह के विद्रोह से अंग्रेजी शासन बचा रहे। और मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि इन काल निर्धारण का जेम्स मिल का आधार क्या था। आगे फिर हमने देखा कि काल निर्धारण के आधार क्या क्या होने चाहिए। फिर हम गए तुर्की आक्रमण में। तुर्की आक्रमण में हम सबसे पहले देख चुके थे कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो 712 का सिंध पे जो आक्रमण होता है उसका कारण क्या था और किस तरीके से उसके उद्देश्य भी क्या थे। और अब आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। आगे हम आज देखते हैं महमूद गजनवी के जितने भी आक्रमण भारत पे हुए उसके कारण क्या रहे थे, कितने आक्रमण उसने किए और किस तरह की मध्य एशिया की परिस्थितियाँ थी उसके समय में जिसके कारण वो भारत पे आक्रमण करने को लालायित हुआ। तो अब बात करते हैं कि तुर्की आक्रमण की। तो आते कि गजनी वंश का जो जन्मदाता था वो अलप्तगीन नामक एक तुर्क था और उसी का गुलाम था सुबुक्तगीन जो उसके बाद राजगद्दी पे बैठा। तो सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था संभवतः 977 ईस्वी में जिसने भारत पे आक्रमण किया और भारत पे आक्रमण में इसने पंजाब तक के प्रदेश पे अपना आक्रमण किया था। उस समय वहाँ जयपाल शासक था, हिंदूशाही वंश का था वो। और ये इस वंश के शासक जयपाल ने यामिनी वंशीय शासकों के खिलाफ गजनी के भूतपूर्व सामानी वंश के हाकिम, मुल्तान के भट्टी शासकों और बोलन दर्रे के पाल मुल्तान के ही मुस्लिम शासकों के साथ गठबंधन बनाया। यानी जयपाल ने सुबुक्तगीन के आक्रमण के खिलाफ इन तीनों का गठबंधन बनाया, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों का गठबंधन भी सुबुक्तगीन को पराजित नहीं कर पाया और वो पंजाब को इस तरीके से पदाक्रांत कर देता है और जीत लेता है। इस युद्ध के बाद सुबुक्तगीन ने काबुल और जलाला प्रांतों को गजनी राज्य में मिला लिया, यानी काबुल तक का प्रदेश और जलालाबाद तक के प्रदेश उसके नियंत्रण में स्थापित। अब उसकी मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 से 1030 तक गजनी का शासक बनता है और वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, स्वयं को ईरान के पौराणिक राजाओं जैसे आफ्रसियाब का वंशज मानकर। वस्तुतः महमूद इस्लामी दुनिया का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से उसने यामीन उद्दौला, जिसका अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत के खिताब द्वारा राजसत्ता हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यानी ये उपाधियाँ उसे मिली। यामिन उद्दौला की उपाधि के कारण उसका वंश यामिनी वंश कहलाया। अब उसका मेन उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करने का कि वो यहाँ से धन प्राप्त करना चाहता था
और मध्य एशिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था। इसी क्रम में उसने बारंबार या 17 बार आक्रमण किए। जनरली उसके सारे आक्रमण सितंबर महीने में होते थे। महमूद के भारतीय हमले से येन केन प्रकारेण वो धन प्राप्ति का उद्देश्य मध्य एशिया के अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त करना था। वह यहाँ कोई स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न उसका कभी नहीं था। ठीक है। इतिहासकार हैवेल लिखते हैं कि महमूद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध भी युद्ध करने को तैयार हो जाता यदि उसे सोमनाथ मंदिर की तरह वहाँ भी अपार धन की प्राप्त हो जाती तो। अब यूँ कहते हैं कुछ एक इतिहासकार कि उसे 17 आक्रमणों में कभी हार नहीं मिली। हाँ, 1015 में कश्मीर के दर्रे में स्थित लोहकोट के किले के अभियान में प्रतिकूल मौसम होने के कारण उसे बीच में छोड़ना पड़ा। बाकी जितने भी आक्रमण हुए इन 17 आक्रमणों में उसे कहीं भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। भारत पर महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था 1001 में वो जयपाल के ही विरुद्ध था, पंजाब के शासक। युद्ध में मुल्तान के मुस्लिम शासक अब्दुल फतेह दाऊद ने हिंदू शाही राज का साथ दिया। इस युद्ध में पराजय को जयपाल ने इतना घातक और अपमानजनक समझा कि वह अपनी चिता में कूदकर आत्महत्या कर लेता है और उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठता है। गजनबी का दूसरा अभियान 1004 में मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद के विरुद्ध था, जिसने जयपाल का साथ दिया। मुल्तान अभियान के समय आनंदपाल ने चूंकि महमूद का मार्ग रोका था, इसलिए 1008 के अपने छठे अभियान द्वारा उसने आनंदपाल को निर्णायक रूप से पराजित किया। 17वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता का कथन है कि इस युद्ध में आनंदपाल को उत्तर भारत के कई राजाओं जैसे दिल्ली के तोमर, अजमेर के चौहान, कालिंजर के चंदेल, कन्नौज के प्रतिहारों का भी सहयोग मिला। इस तरह वहिंद की इस विजय के बाद 1011 में अपने 8वें अभियान में महमूद ने मुल्तान को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब मुल्तान को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया। तत्पश्चात उत्तर भारत के धन धान्य से परिपूर्ण मंदिरों, नगरों और शासकों को लूटने के उद्देश्य से अपने विजय अभियान की शुरुआत की। मंदिरों व मूर्तियों के अपहरण करने के कारण इतिहासकार उसे बुत शिकन जैसे निकृष्ट विरुद्ध भी देते हैं। महमूद का नवा अभियान थानेश्वर के विरुद्ध था। प्रसिद्ध चक्रस्वामी मंदिर को उसने लूटा। 10वां अभियान वहिंद के युद्ध में पराजित होने के बाद शाही शासक आनंदपाल ने पंजाब में लाहौर के निकट नंदन को अपनी राजधानी बना के अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित किया और उसकी मृत्यु के बाद त्रिलोचनपाल उसके पुत्र के काल में महमूद ने हिंदू शाहियों की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझकर त्रिलोचनपाल अपने पुत्र भीमपाल नीडर को गद्दी सौंप के कश्मीर के राजा से हेल्प के लिए वहाँ जाते हैं। अंततः भीमपाल पराजित हुआ और नंदन पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। बाद में महमूद ने त्रिलोचनपाल व कश्मीर की संयुक्त सेना को भी पराजित किया। अपनी महत्वाकांक्षा वर्ष 1015 में महमूद ने कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु वहाँ का मौसम और परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। 12वां अभियान 1018 में मथुरा कन्नौज पर था। इस समय कन्नौज का शासक प्रतिहार वंशी राज्यपाल था। सर्वप्रथम महमूद ने बड़ी आसानी से राज्यपाल को युद्ध में पराजित कर दिया। इस पराजय से क्षुब्ध होकर चंदेल शासक विद्याधर ने कायरतापूर्ण कार्य के लिए राज्यपाल की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, विद्याधर ने महमूद के आक्रमणों से रक्षा हेतु देशी राजाओं का एक संघ बनाया और इसी से क्रोधित होकर 1019 में महमूद ने विद्याधर की राजधानी कालिंजर पर अधिकार कर दिया। विद्याधर भाग के चला जाता है और अंततः 1022 में विद्याधर को पूर्ण रूप में पराजित कर दिया जाता है। युद्ध का हरजाना महमूद प्राप्त करते हैं। इनका जो 15वां अभियान था गजनवी का, वो गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में स्थित सोमनाथ के मंदिर पर था। यह 1025 में संभवतः था। इस समय यहाँ का शासक चालुक्य वंशी भीम प्रथम सोलंकी। महमूद अपने इस अभियान में इतनी मारकाट, लूटपाट और अथाह धन संपत्ति लेकर सिंध के मार्ग से स्वदेश लौट गया, लेकिन लौटते समय उसका बहुत सा सामान सिंध और पंजाब के जाटों ने लूट लिया। इसलिए उसका 17वां और अंतिम अभियान जाटों को कुचलने का था। इस तरह हम देखते हैं कि बैक टू बैक वो भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। उसके आक्रमणों में संभवतः जिस तरह मूर्तियों की वो सारे मूर्ति मंदिरों को तहस नहस करता है और बुत शिकन की उसे उपाधि भी दी गई मूर्तियों के भंजक की।
तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम को भी यहाँ स्थापित करना चाहता था। उसकी भावना संभवतः ये भी रही होगी। और दूसरी उसके मुख्य उद्देश्य तो था ही धन लूटना। महमूद के बाद उसका पुत्र मसूद गजनी की गद्दी पे बैठा। हिंदू को बड़े पैमाने पर उसने रोजगार दिए। तिलक महमूद का भी सेनापति रह चुका था। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुशरव शाह मलिक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में पराजित कर दिया। आज के वीडियो में हमने महमूद गजनवी के बारे में देख लिया बच्चों। कल के वीडियो में मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसके भारत के समय में परिस्थितियों के बारे में हम कुछ विवरण देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।